विनोद जी, आपका एक बार फिर नई परख पर स्वागत है। मैं एक पंक्ति का केवल सवाल आपके सामने रखूंगा। मेरा कहना है कि पंक्ति एक है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें मेरे विचार से आ जाती हैं। वो ये है कि विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ जो रणनीति पिछले दिनों अख्तियार की है, उसका आप कैसे आकलन करते हैं और इस रणनीति का भविष्य क्या है? देखिए, जो विपक्ष ने एक रणनीति अपनाई है, खासकर कांग्रेस ने, और कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी हो गया है और विपक्ष का मतलब कांग्रेस पार्टी हो गई। तो ऐसे में तो मुझे लगता है बहुत ही आक्रामक रणनीति है। और अब ये हो गया है कि एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि नैरेटिव विपक्ष बना रहा है और सत्ता पक्ष जो है अब बचाव की मुद्रा में उसका जवाब देने के लिए बाध्य है। पहले इसका उल्टा होता था, सत्ता पक्ष नैरेटिव बनाता था, अब विपक्ष जवाब देता था। तो जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान बचाव का एक नैरेटिव बनाया, विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया और मुद्दा कारगर हुआ और नतीजा ये हुआ कि बावजूद राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हो गया और बहुत सारी उपलब्धियां G20 जैसी हो गई भारत सरकार के सत्ता पक्ष के खाते में। लेकिन सीटें वो 303 से घट करके बीजेपी की 240 हो गई और एनडीए 293 पे अटक गया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का जो ये मुद्दा था उसका असर रहा। उसी रणनीति को विपक्ष ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की जो पराजय हुई कांग्रेस की, उससे थोड़ा झटका लगा था विपक्ष को। उससे उभरने के बाद विपक्ष के हाथ जो मुद्दा लगा है, जो मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी की जो बात सामने आई थी, खास करके महादेवपुरा में राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तथ्य रखे, करीब 1,0250 नाम बताए उन्होंने, जो या तो रिपीट है या कई जगह है, या मतलब उनमें जो तमाम विसंगतियां हैं उनको लेके उन्होंने वोट चोरी का एक आरोप लगाया। अब चुनाव आयोग उसका कारगर जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पर ज्यादा बात की कि एसआईआर में ये होगा। हालांकि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जिस तरह आक्रामक रणनीति बनाई, संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक, तो नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की वजह से चुनाव आयोग को माननी पड़ी। जैसे आधार कार्ड को मान्यता देना, जो 65 लाख नाम गायब हुए, काटे गए। तो कुल मिलाकर के ये विपक्ष के दबाव का ही एक नतीजा रहा कि चुनाव आयोग को जो उसका शुरू में रुख टिक रहा था, उसको नरम रुख अपनाना पड़ा सारे मुद्दों पर। अब बात करते हैं बिहार को लेकर के। जिस तरह एक आक्रामक राजनीति के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा के नाम से, और उसमें वोट चोरी के मुद्दे को उन्होंने बहुत गर्म किया और एक नारा बना दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ का, जो कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ा असहज करने वाला नारा था, क्योंकि वो सीधे सीधे जो सत्ता पक्ष की जो सरकार बनी 2024 में उसको क्वेश्चन करता है, उस पर सवाल खड़ा करता है। अब कितना वो साबित कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो चोरी हुई कि नहीं हुई, ये हम आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। मतदाता सूचियों में विसंगतियों की जहां तक बात है, तो राहुल गांधी के आरोप के बाद अनुराग ठाकुर भी ले आए अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने 6 लोकसभा सीटों की मतदाता सूचियों का जिक्र करके कहा कि वहां भी गड़बड़ी हुई है, वहां भी लाखों वोटों का इधर से उधर हुआ है। तो कुल मिला के एक तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने दोनों ने साबित कर दिया कि 2024 के जो चुनाव हुए उसमें मतदाता सूचियों में भारी विसंगति थी। ये तो साबित हो गया। अब सत्ता पक्ष कहता है, चुनाव आयोग कहता है कि इससे एसआईआर जो हो रहा है उसको एक आधार मिल गया। ठीक है, एसआईआर को आधार मिल गया, लेकिन एसआईआर कैसे होता है ये महत्वपूर्ण है कि जो कंसर्न है लोगों के वो एड्रेस किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की बात काफी हद तक उस दिशा में विपक्ष को सफलता मिली है। जहां तक यात्रा की बात है भाई जी, तो यात्रा में जिस तरह भीड़ आई, जो हम लोगों ने देखा, टीवी चैनलों पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तमाम सारी रील्स में देखा, तो भीड़ तो आई। और ये नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं आई। और यात्रा अगर भीड़ ना आती तो हम मानते कि यात्रा विफल है। एक तो जो आपने शुरू में कहा कि एसआईआर को लेकर जो बिहार में आंदोलन किया, विपक्ष ने यात्रा निकाली, इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी है। ये सही बात है, क्योंकि राहुल गांधी कोई बिहार के नेता नहीं है। बिहार उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, क्योंकि चुनाव होने हैं, लेकिन उनका लक्ष्य तो अखिल भारतीय है इस मुद्दे को ले जाने का। और इसीलिए वो उन्होंने कहा भी है कि इसको हम पूरे देश में ले जाएंगे। तो बिहार तो एक टेस्ट केस है उनके लिए। तो ये मुद्दा अभी चलेगा चुनाव तक। एक तो ये है। दूसरा, ये जो कथित रूप से वोट चोरी का आरोप जो है, ये एक अवधारणा, एक परसेप्शन बनाने की बात है, जो बोफोर्स के समय आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था। बाद में टाइम निकला, आज तक कोर्ट से कोई
सब छूट गए उसमें। अब वो पर्ची निकालते थे जेब से, आपको तो याद होगा, हम लोग कवर कर रहे थे कि देखिए ये जो है इसमें सारा डिटेल है। और उसका नतीजा ये हुआ, गांव गांव ये धारणा बन गई कि बोफोर्स चोरी हुई है, तोप की दलाली खाई गई है, और राजीव गांधी को बोफोर्स चोर के रूप में पेंट कर दिया गया था। आपको याद है, बहुत बेहतर तरीके से, और नतीजा सामने आया। तो राहुल गांधी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि उसी तरह से वोट चोरी के मुद्दे की एक धारणा, एक परसेप्शन बना दिया जाए, और उसके बाद इसको लेकर के 29 तक खींचा जाए। ये उनका एक रणनीति। अब कितनी सफल होती है कितनी नहीं होती है, आने वाला समय बताएगा। वोट चोरी की अवधारणा जो है, परसेप्शन जो है, उस पर बहस गांव गांव हो रही है। कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है, लेकिन वो चर्चा का विषय मतलब बन गया है। एसआईआर की प्रक्रिया से अतिरिक्त है ये अतिरिक्त है ये, वो टॉक अतिरिक्त ऑफ है द टाउन। प्रक्रिया। हाँ, वो एक विमर्श का मुद्दा बन गया है। मतलब वैसे ही मुझे इसीलिए बोफोर्स की भी तुलना करता हूँ कि हम लोगों को याद है बोफोर्स को लेकर भी ऐसे ही बहस होती थी, या चोरी की गई, कुछ लोग कहते थे नहीं की गई है, कुछ लोग कहते गलत है, फिर वो, लेकिन बहस तो होती थी। तो वो बहस तो बिहार में यानी आपका शुरू हो मतलब गई है कि है। संदेह का बीज लोगों के दिमाग में पड़ गया है। हाँ, मतलब उसमें चुनाव दोनों में तरह के लोग हैं। गड़बड़ी की जाती है सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की साठगांठ के लिए। देखिए देखिए अभय जी, हम लोग इतने चुनाव एज ए पत्रकार के रूप में भी कवर किए हैं, और पत्रकार बनने से पहले भी एक सचेतन रूप से हम लोग देखते रहे। कम से कम 77 के चुनाव से तो मुझे हर चुनाव याद है, और उसके पहले भी मुझे तो 74 वाला चुनाव भी याद है, उत्तर प्रदेश का, जब बहुगुणा जी पे आरोप लगा था सीधे सीधे कि उन्होंने बैलेट के बैलेट ट्रक बदलवा दिए, या चंद्रकांत गुप्ता वगैरह हार गए थे। 71 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी जीत के आई थी, तो बलराज बघेल जो तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस से एक स्याही आई है जो विपक्षी वोट है उनको उड़ा देती है, इस तरह का आरोप लगा था, वो भी उस समय लगा था। तो ये एक दिमाग में गड़बड़ी का तो रहता रहा है। ठीक है, बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, इसको लोग भले ना मानते हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर तो ये अक्सर आरोप लगते थे कि फलाने ने इतने वोट जुड़वा दिए, इतने कटवा दिए, वो फलाना सांसद। तो ये पार्टियां करती थी, खासकर जिन पार्टियों का नीचे ग्राउंड पर कैडर वर्ग ज्यादा मजबूत होता था, वो ये काम करते थे कि अपने समर्थकों के वोट जुड़वाओ और अपने विरोधियों को वोट कटवाओ। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर विधानसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में हम लोग देखते रहे हैं। अब वो चीज जो है उसको एक संस्थागत रूप से की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये एक बहस शुरू हो गई है। ये एक बहस शुरू, पहले होता था फलाने नेता ने ऐसा कर लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, फलाने ने कर लिया, लेकिन अब क्या संस्थागत रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक बहस जो है ये लोगों में इस पूरे मुहिम से शुरू हुई है, जो मुझे लगता है चुनाव आयोग के लिए और सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसका इसलिए बेहतर ये है कि जैसे महादेवपुरा जैसा आरोप है, या अभी हरियाणा के मान लिए हाइड्रोजन बम राहुल गांधी कथित रूप से फोड़ेंगे, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन सारे तथ्यों का संज्ञान खुद लेकर के और उसका निराकरण करके दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि ये धारणा खत्म हो कि भाई हमारे यहाँ चुनाव बेईमानी से होते हैं। तो ये धारणा खत्म होगी, उतना ही लोकतंत्र के हित में भी है, सरकार के हित में भी है, और देश के हित में भी है। लेकिन अगर धारणा बनी रहेगी तो वो बात मुझे लगता है चिंता का विषय होगा सबके लिए। अच्छा, अब आप जो बात कह रहे हैं उससे एक बात तो कम से कम निकलती है कि मतदान में गड़बड़ी धांधली के बहुत से आरोप लगते रहे हैं, चाहे जादुई स्याही के लगाए गए हों, चाहे मतपत्रों के बदलने के लगाए गए हों, या ईवीएम हैकिंग के लगाए गए हों, लेकिन उसको एक जन आंदोलन में बदलने की कोशिश पहली बार दिखाई पड़ रही है। आज तक केवल आरोप लगाए गए थे, मीडिया में कुछ चर्चा वगैरह होती रहती थी, लेकिन उसको आप लेकर सड़कों पे उतर आए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें, इसका मौका मेरे ख्याल से सरकार ने एसआईआर करके दे दिया है विपक्ष को। अगर एसआईआर नहीं की गई होती तो शायद विपक्ष को यह मौका नहीं मिलता। पहली बात। एक और मैं छोटी सी बात जोड़ दूं। दूसरे, अब हम थोड़ा सा अपने चर्चा के अंत में हैं, तो जो बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया। तो ऐसी जानकारी मिली है कि उसमें लगातार अति पिछड़ी जातियों और उनके नेताओं को बुलाया गया। वही भीड़ उसके अंदर आई भी, उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लोग एक दूसरे के पैर कुचले दे रहे थे, इतनी भीड़ थी उसके अंदर। और मंच पर उन्हीं लोगों को बैठाया गया, विभिन्न जातियों के नेताओं को बैठाया गया। उन जातियों के तमाम नाम भी हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, वरना मैं उन नामों को रखता। और कांग्रेस के जो पारंपरिक नेता थे उनको मंच से थोड़ी देर के लिए उतार दिया गया। उन्हीं लोगों ने वहां भाषण दिए, राहुल गांधी ने उन्हीं के साथ चर्चा की, उन्हीं को संबोधित किया। तो पहली बार महागठबंधन की तरफ से अति पिछड़ी जातियों को महागठबंधन से जोड़ने का कांग्रेस के जरिए एक ठोस
प्रयास होते हुए दिखाई पड़ता है वहां पर, जो आज तक कभी नहीं दिखाई पड़ा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो वो जो आपने कहा कि पहली बार चुनाव आयोग चुनाव प्रणाली को लेकर के और इसमें धांधली की कथित आरोपों को लेकर के जो है एक जन आंदोलन जैसी स्थिति बन रही है। आप देखिए, जब 2014 के बाद से ईवीएम को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता था, खासकर जहां चुनाव हार जाता था, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो हम सारे लोग यही कहते थे मीडिया में और हर जगह कि भाई अगर आपको इतनी गड़बड़ी लगती है तो आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, आप दबाव क्यों नहीं बनाते हैं, आप अपने सबूत लेके आइए, क्रेडिबल एविडेंस लेके आइए और जनता के बीच जाइए। अगर आपको लगता है खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या ट्वीट कर देने से थोड़ी होगा, सभी लोग कहते थे इस बात को। इसीलिए एसआईआर होती या ना होती, एसआईआर तो एक चर्बी वाला कारतूस बन गया, जैसे 1857 के हम लोग पढ़ते थे इतिहास में, चर्बी वाला कारतूस बन गया। लेकिन जो मामला तो पक रहा था पहले से, और राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे थे, जो उन्होंने आंकड़े मांगे थे और जो चुनाव आयोग से उन्होंने डिजिटल कॉपी मांगी थी वोटर लिस्ट और उसकी जो नहीं दी गई, उनको जो स्कैन कॉपी दी गई, तो वो एसआईआर आने से पहले से ही सारी प्रक्रिया चल रही थी। और जो महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के जो सारी एक्सरसाइज चल रही थी वो एसआईआर शुरू होने से पहले से शुरू हो गई थी। तो ये तो राहुल गांधी को ये काम करना ही करना था, इसके लिए तो मन बना चुके थे वो। एसआईआर ने उसमें और घी डाल दिया और उसको क्या कहते हैं प्रज्वलित कर दिया उस मुद्दे को, तो वही चल वाला का सूचना, तो वो दोनों चीजें क्लब कर गई और इसीलिए वो मुद्दा और जोर पकड़ा गया। अब मैं आपके जो ऐसे पिछड़ों वाला जो आपने कहा, देखिए मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था शायद, दरअसल राहुल गांधी का जो ये संविधान बचाओ वाला मामला जो है, जो लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, इसके जो 2-3 लोग पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। उसमें एक तो शरद यादव जी की बेटी सुहासिनी बड़ा काम कर रही थी। अच्छा। अनिल जैहिंद जो इस वक्त ओबीसी के इनके वो कर रहे थे, अशोक भारती कर रहे थे, ये कुछ लोग जो है बैकग्राउंड में ये तैयारी कर रहे थे और संविधान वाले मुद्दे को एक सीमा तक ले जाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। जो संविधान बचाओ सम्मेलन हुए थे वो इन्हीं 3-4 लोगों ने अपने प्रयासों से किया था। डॉक्टर अनिल जैन से बड़ी विस्तार से बात हुई। अब तो सुभाषिनी जी को गुजरात में प्रभारी बना दिया है, अशोक भारती कुछ दलितों पर काम कर रहे हैं। ओबीसी वाला जो मसला है, खासकर ईबीसी वाला, ये डॉक्टर अनिल जैन देख रहे हैं, इसीलिए उनको ओबीसी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बहुत दिलचस्प बात बताई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोगों ने फोकस ये किया कि भाई जो गैर यादव ओबीसी है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है और बीजेपी जिन पे आंख गड़ाए हुए थे, उस पर उन्होंने फोकस किया और उसके लिए उन्होंने रणनीति थोड़ी बदली। क्या होता था पहले, इस तरह के ओबीसी सम्मेलन जब कांग्रेस पार्टी करती थी तो सम्मेलन हो गया, राहुल गांधी बुला लिए गए, कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल नेता है उन्होंने पैसे लिए पार्टी से और बसों में और ट्रकों में भर भर के भीड़ ले आए। अब उस भीड़ में कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने अपने अपने क्षेत्रों से, अपने प्रभाव क्षेत्रों से ले आते थे भीड़ और सम्मेलन हो जाता था, उसका कोई असर नहीं पड़ता। डॉक्टर अनिल जैन ने बड़े चतुराई से ये किया, होशियारी से मैं कहना चाहिए, कि उन्होंने आइडेंटिफाइड किए बिहार के आंचलिक स्तर पर, जिला स्तर पर जो जो ओबीसी ईबीसी के जो एक्टिविस्ट काम करते हैं, वहां जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम मीडिया यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हैं एक्टिविज्म के चलते हुए और तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको जोड़ा और उनको टास्क दिया गया कि भाई आप अपने समर्थकों के साथ जो है इस सम्मेलन में आइए। तो नतीजा ये हुआ कि वो जेन्युइन लोगों को लेके आए। वो भीड़ मतलब वो पता लगा 500-500 रुपए देके जैसे भीड़ राजनीतिक दल जुटाते हैं और खाना पीना दे करके या ट्रक लगा दिया, वो लगा दिया, वो उस तरह से भीड़ नहीं आई। वो जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर जो काम कर रहे हैं ईबीसी के बीच में, वो आए और इसीलिए वो सारे जेन्युइन लोग थे जो बाकी काम कर रहे हैं। इतनी भीड़ हो गई, वो बिल्कुल अलग चेहरे थे। वो ट्रेडिशनल जो भीड़ आती है परंपरागत भीड़, उससे वो अलग किस्म के चेहरे थे और वो आए, उन्होंने राहुल गांधी को सुना, इसीलिए जो परंपरागत जो पार्टी के नेता थे उनको नीचे बैठा दिया गया। और ये सम्मेलन एक ही नहीं हुआ, वहां बिहार में 2-3 शायद सम्मेलन इस तरह के हुए और इसने एक नया जो है इनरोड किया कांग्रेस को उन वर्गों के बीच में, क्योंकि इन सबके अपने अपने जिलों में हैसियत है, 1500 फॉलोअर उनके हैं, तो वो एक बड़ा एक नई ताकत के रूप में उभर के सामने आया है। और अब वो वोट में कितना तब्दील होता है, कांग्रेस पार्टी कितना सहेज पाती है उसको, क्योंकि टिकटों को लेकर के भी इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया है
कि दलितों को तो खैर उनकी जो सीटें रिजर्व है उन पर मिलेगा ही टिकट, वो तो उसमें तो कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन ईबीसी को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। पूरा फोकस ईबीसी पर है कांग्रेस का, दलित और ईबीसी। और दलितों में भी मैंने कहा था कि वो जो समाज है, जैसे जगजीवन राम आते थे, जो बीएसपी के साथ चला गया था, अभी फिलहाल नेतृत्व शून्यता की स्थिति में है, उसको इसीलिए राजेश राम को जो अध्यक्ष बनाया है, उनको बना के कांग्रेस ने जो है एक नया प्रयोग किया है। और दिलचस्प बात यह है, आपने देखा होगा यात्रा में जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, तो राहुल गांधी उस सवाल को बोल बोल करके दाएं बाएं करके टाल गए। यानी कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो और तेजस्वी यादव भले आरजेडी की तरफ से महागठबंधन का चेहरा हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज को खुला रखेगी, ओपन रखेगी। भले बाद में चुनाव के बाद गणित ऐसा हो कि तेजस्वी ही बने मुख्यमंत्री, लेकिन चुनाव से के दौरान कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट या कोई घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि तेजस्वी का नाम लेते ही जो ईबीसी कांग्रेस की तरफ आने की सोच रहा है, आ सकता है, वो खिसक जाएगा। तो इस पेज को जो है सुलझाने के लिए यही वजह है कि राहुल गांधी ने उस सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, मिलकर काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली हम सब एक हैं, और उन्होंने उसको टाल दिया। तो हम लोगों ने कई विषयों पर बातचीत की और मेरे ख्याल से बहुत ही समृद्ध चर्चा हुई, और मुझे पक्का यकीन है कि नई परख के दर्शकों को काफी पसंद आएगी। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी तरह बीच बीच में अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा कुछ क्षण निकाल कर आप नई परख के दर्शकों के साथ भी जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।